गांव के बाहर घने बरगद के पेड़ों के बीच एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उसमें एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में निकलती है और सो रहे लोगों के घरों से सोना चुरा लेती है। उसका नाम सोना चोरनी था और उसकी आंखें रात में बिल्लियों की तरह चमकती थीं। रमेश और सुरेश दो भाई थे जो गांव में ही रहते थे। रमेश थोड़ा डरपोक था, लेकिन सुरेश बहुत साहसी था। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सोना चोरनी के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और उनके मन में उसे देखने और उसका रहस्य जानने की इच्छा जाग उठी थी। एक अमावस्या की रात, जब आसमान में तारे भी छुपे हुए थे, रमेश और सुरेश ने सोना चोरनी की हवेली जाने का फैसला किया। वे लाठियां लेकर धीरे धीरे अंधेरे जंगल में घुसे। रास्ते में पेड़ों की डरावनी परछाइयां उन्हें और भी डरा रही थीं। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवेली के खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां कोई नहीं रहता। अचानक अंदर से एक हल्की सी कराहने की आवाज आई। रमेश डर के मारे सुरेश के पीछे छिप गया। सुरेश ने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा झंग खाया हुआ था और एक भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। कोई है? सुरेश ने धीमी आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दी। दोनों भाई धीरे धीरे अंदर घुसे। हवेली के कमरे धूल और मकड़ी के जालों से भरे हुए थे। हर तरफ पुरानी और टूटी हुई चीजें बिखरी पड़ी थीं। अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धुप धुप धुप। रमेश का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। उसने सुरेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। सुरेश ने उसे शांत रहने का इशारा किया और दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थीं। हर कदम पर चर्र मर्र की आवाज आ रही थी। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कमरा हल्का सा खुला हुआ है और उसमें से धीमी रोशनी आ रही है। सुरेश ने धीरे से झांका। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी और उसके लंबे उलझे हुए बाल जमीन तक फैले हुए थे। उसके पास एक संदूक खुला रखा था और उसमें सोने के सिक्के और जेवर चमक रहे थे। देखो, यही सोना चोरनी है, सुरेश ने रमेश को फुसफुसाते हुए कहा। तभी बूढ़ी औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें छोटी और चमकदार थीं और उनमें एक अजीब सी लालिमा थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी नाक लंबी और टेढ़ी थी, जैसा कि कहानियों में बताया गया था। उसने अपनी पतली और लंबी उंगलियों से एक सोने का कंगन उठाया और उसे देखते हुए एक भयानक हंसी हंसी। ही। रमेश और सुरेश डर के मारे कांपने लगे। वे समझ गए कि वे खतरे में हैं। सोना चोरनी ने उन्हें देख लिया था। उसकी आंखों की लालिमा और तेज हो गई और वह उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके हाथ के नाखून लंबे और नुकीले थे। सुरेश ने तुरंत एक पत्थर उठाया और सोना चोरनी पर फेंक दिया। पत्थर उसे लगा और वह एक चीख मारकर पीछे हटी। इसी मौके का फायदा उठाकर रमेश और सुरेश तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और हवेली से बाहर भाग गए। वे पूरी रात भागते रहे और सुबह जब गांव पहुंचे तो उन्होंने सबको सोना चोरनी के बारे में बताया। गांव वाले डर गए, लेकिन उन्हें यह भी पता चल गया कि सोना चोरनी सच में है और हवेली में रहती है। उस रात के बाद से गांव के लोग और भी ज्यादा सतर्क रहने लगे और रात में अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद करके सोते थे। रमेश और सुरेश कभी उस हवेली के पास दोबारा नहीं गए, लेकिन सोना चोरनी की डरावनी याद हमेशा उनके दिलों में बनी रही। वे जान गए थे कि लालच और जिज्ञासा कभी-कभी कितना खतरनाक हो सकता है। ये कहानी है विक्रम की, जो पेशे से एक ट्रैकर था और पहाड़ों में नई नई जगहों की तलाश में रहता था। एक बार वह हिमाचल के दुर्गम इलाकों में भटकते हुए एक ऐसे गांव में पहुंच गया जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव वालों की आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिखाई देता था। पूछने पर पता चला कि गांव के ठीक बाहर पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि रात में वहां से अजीबो गरीब आवाजें आती हैं और जो भी उस हवेली के पास जाता है वह लौट कर नहीं आता। विक्रम को ऐसी कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन उसका जिज्ञासु स्वभाव उसे उस हवेली की ओर खींचने लगा। एक अमावस की रात
जब पूरा गांव गहरी नींद में था, विक्रम ने अपनी टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और उस हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलती जा रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। हवेली के टूटे हुए फाटक से अंदर घुसते ही एक पुरानी सड़ी हुई गंध ने उसका स्वागत किया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। मकड़ी के जाले, टूटे हुए फर्नीचर और धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उसे एक कमरे से मद्धम मद्धम सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा झंग खाया हुआ था और चरमराते हुए खुला। अंदर एक पुराना पालना पड़ा था, जिसमें कोई नहीं था, लेकिन सिसकने की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। विक्रम ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। अचानक पालना अपने आप हिलने लगा। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। उसने पीछे हटना चाहा, तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलट कर देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, एक स्त्री जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें